बच्चों 2IITians को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए गति और तथा बल को और आगे बढ़ाया जाए। और जैसे हम लोगों ने बार बार मैं बोलता था कि अभी जब तक मैं ना बताऊं तब तक आप ये मान के चलिए कि चाल और वेग एक ही चीज है, लेकिन अब हम लोग चाल और वेग में अंतर सीखेंगे। चाल और वेग में अंतर सीखने से पहले हमें एक और चीज आनी चाहिए कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। देखिए ये सबसे पहले मैं लिख रहा हूं दूरी और फिर मैं लिख रहा हूं विस्थापन। जैसे हमेशा मैं कहता हूं कि साइंस आप पढ़ रहे हैं तो हर चीज का अंग्रेजी में भी नाम आपको आना चाहिए। दूरी को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को बोलिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो दूरी होती है वो कुल जितना आपने रास्ता तय किया है उसको लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ले लेते हैं और कुछ ऐसी वैल्यू ले लेते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 12, फिर उसके बाद एक ये और बिंदु है, ये हो गया 4 और ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ठीक है, इस तरह जा रहा है। एक आदमी ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि इसका कुल दूरी क्या होगी। कुल दूरी क्या हो जाएगी भाई? अब ये 12 और 3 अलग अलग लिखने की जगह हम लोग 15 ही लिख लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? जितना पेट्रोल खर्च हुआ। भाई पेट्रोल आपका इसके हिसाब से खर्च होगा, है कि नहीं? तो 15, 5, 20, 2, 22। ठीक है, लेकिन यही यात्रा अगर हम लोग यहां देखें, ठीक है, ये चला 5 और ये चला 15, ये चला 2, तो दूरी तो 22 ही होगी। लेकिन अगर हम लोग विस्थापन देखना चाहें तो विस्थापन में हम लोग देखते हैं कि बस प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो होता है उनको जोड़ने वाली जो रेखा की लंबाई होगी वही हमारा विस्थापन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये डायरेक्ट जोड़ दिया। अब ये जो डबल एरो रेड कलर वाला है यही हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। अब विस्थापन देखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी? आपको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरियन भी बोलते हैं किस जगह, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये क्या कहती है कि अगर कोई भी हमारे पास कैसा त्रिभुज है, 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, तो उसमें ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यही नाम आप ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ते होंगे। तो ये कहते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये जरूर आपको आता होगा, बट एक आध लोग को अगर नहीं आता है, यूट्यूब में बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, तो जो बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दें यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। यानी कि ये वाली लाइन का वर्ग कर लें और ये वाली भुजा का वर्ग कर लें तो वो अपने आप उनका योग इसके वर्ग के बराबर आता है। तो वापस आते हैं यहाँ पे। भाई हमें लाल वाला रास्ता चाहिए, तो अब इसमें ये काला वाला कितना होगा? 2 यहाँ पे कवर हो चुका है, तो 2 यहाँ पे होगा, तो ये काला वाला कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 15 पूरा नीचे उतर आया है, तो ये 15 ही होगा। ठीक है, तो अब ये लाल रास्ता अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैसे रखेंगे? देखो लंब कितना है यहाँ पे? लंब किसको कहते हैं? जो खड़ा वाला है और या जो बड़ा वाला होता है। आप लंब और आधार में अगर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, उल्टा भी कर देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कर्ण में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कर्ण कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाला।
अब यहाँ पे हमें 90 डिग्री के सामने वाला ही लाल रंग का निकालना है, उसको हम लोग x मान ले या d मान ले। असल में बहुत सारी किताबों में डिस्प्लेसमेंट भी d से बता देते हैं और मतलब डिस्टेंस भी d से बता देते हैं, डिस्प्लेसमेंट से भी d से बता देते हैं, इसलिए मैं x से कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x स्क्वायर और लंब क्या है भाई, मान लीजिए 15 की जगह, जैसे आप यहाँ पे मैं कह रहा था चाहे 15 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखें, चाहे 3 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर लिखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्ण में गलती नहीं होनी चाहिए। कर्ण कौन सा है, 90 डिग्री के सामने वाला। तो अब बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 225, और ये कितना है 9। तो बड़ी अजीब सी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर अंडर रूट 234 है, तो x आपका कितना आ गया, अंडर रूट 234। तो ये तो बड़ा अजीब सा नंबर है, आप जरा अंडर रूट निकाल के दिखाइए। तो अंडर रूट 234 जैसा बच्चे बता रहे हैं वो आ रहा है 15.29। तो 29 ना लिखकर मैं 15.3 लिख के दे रहा हूं, ठीक है, 15.3 मीटर। ये हो गया अपना विस्थापन। तो आप देख सकते हैं कि आपने वही रास्ता तय किया है दोनों बार, लेकिन एक बार दूरी 22 आई और यहां विस्थापन 15.3 आया। तो इसका मतलब क्या है कि दूरी जो है कुल पेट्रोल खर्च द्वारा निर्धारित होती है ना, क्योंकि भाई भले आप यहां से यहां पहुंच गए लेकिन रास्ता आपने ये तय किया है तो पेट्रोल तो दूरी के हिसाब से खर्चा होगा, लेकिन विस्थापन जो है ये आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बारे में ही जानकारी दे पाएगा। और यहाँ पे बार बार दिशा बदलती जा रही है ना, लेकिन विस्थापन की लाल वाली लाइन में एक ही दिशा है, तो इसीलिए दूरी में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। तो दूरी कैसी चीज है, स्केलर, स्केलर यानी कि अदिश, और विस्थापन कैसा है, वेक्टर यानी कि सदिश। तो इसीलिए जब हमें दूरी लिखनी होती है तो हम केवल 22 मीटर लिख देते हैं, लेकिन विस्थापन हमें लिखना होता है तो 15.3 मीटर केवल लिखना सही नहीं है। आप अगर इसको इसमें बनाते हैं तो देखिए ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूर्व, पूर्व, उत्तर, ऐसे ही होता है ना, दक्षिण और पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं। अब इन दिशाओं के हिसाब से अगर इस लाइन को फिट किया जाए तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है लगभग। तो अब ये दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी या उत्तर पूर्व होगी। तो हमें दिशा भी यहां पे लिखनी पड़ेगी। विस्थापन 15.3 मीटर उत्तर पूर्व, या इंग्लिश में लिखें तो हम लोग लिखेंगे 15.3 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इस तरह आपको विस्थापन लिखना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग क्या कह सकते हैं, दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दूरी इस तरह कैलकुलेट की जाती है, विस्थापन इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। दूरी इस तरह रिपोर्ट की जाती है और विस्थापन इस तरह बड़ा बड़ा दिशा के साथ रिपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे दिशा नहीं होती है और यहाँ पे दिशा होती है। तो इस तरह से दूरी और विस्थापन में हम लोगों ने अंतर देख लिया। जैसे दूरी और विस्थापन का अंतर है बिल्कुल वैसे ही हम लोग स्पीड का और वेलोसिटी का अंतर देखते हैं। स्पीड यानी चाल और वेग का अंतर भी बिल्कुल उसी तरह होगा। तो उसे भी लिख लेते हैं यहां पर। देखिए चाल जो है वो दूरी पे निर्भर करती है। कैसे, आप जरूर जानते होंगे ये फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बता भी चुका हूं, ठीक है। और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो चाल क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी,
ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी तरह वेग क्या होगा, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। अब हम लोग मान लीजिए इसी उदाहरण पे दोबारा आ जाते हैं, और ये जो कार्यक्रम हुआ ये पूरा यहां से लेके यहां 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 जाने में कुल समय कितना लगा, 10 सेकंड लगा। ठीक है, यहाँ पे भी कुल समय भाई जो अपना गाड़ी थी वो तो ऐसे ही चल रही थी ना, इसी रास्ते में चल रही थी ना, लेकिन अगर और इस तरह के रास्ते में जाने की जरूरत क्या थी भैया, सीधे क्यों नहीं चले गए? सीधे इसलिए नहीं चले गए क्योंकि यहाँ पे तालाब भरा हुआ है, यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, इसीलिए तो रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं। पानी में थोड़ी ना स्कूटर साइकिल चला लेंगे आप, डूब जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए रास्ता आपने ये वाला तय किया है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, है कि नहीं? जब आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन फायदा हमें कम। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे चल रहे हैं, वो तो यही रहा, यात्रा इधर भी इसने ऐसे ही की है और यात्रा इधर भी ऐसे ही की है। उसी यात्रा को के जो परिणाम है हम दो तरीके से देख रहे हैं। इस यात्रा का एक परिणाम है कि आपका पेट्रोल खर्च हुआ, और पेट्रोल दूरी d बराबर 22 मीटर के हिसाब से खर्च हुआ। और इस यात्रा में क्या हो रहा है कि विस्थापन हुआ, और विस्थापन आपका एक तरीके से रिजल्ट है, और आप पहुंच लेकिन यहां से लेके यहां तक ही पाए। भले आपने मेहनत काफी ज्यादा कर ली, लेकिन आप बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाए। ठीक है ना, आपने मेहनत की 22 मीटर की, लेकिन पहुंचे आप केवल 15.3 मीटर ही दूर पहुंच पाए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसी फॉर्मूले से अगर हम लोग ये करें तो चाल कितनी आ जाएगी हमारी, दूरी कितनी है भाई 22, और समय कितना है 10, तो 2.2। ठीक है, तो चाल हम लोग क्या लिखेंगे, 2.2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बड़ा आसान है, 15.3 लिखा हम लोगों ने, विस्थापन 15.3 है, और समय कितना लगा, समय तब भी 10 सेकंड नहीं लगा होगा, तो 10 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.53 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल यहाँ पे 2.2 आई, और यहाँ पर हमारा जो वेग आया वो आया 1.53 मीटर प्रति सेकंड। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उत्तर पूर्व लिखेंगे। अच्छा होगा कि हम लोग वेग में उसकी दिशा भी बताएं। तो फिर वही बात है कि चाल हमारी कैसी हो गई, अदिश, है ना, अदिश यानी कि स्केलर, और वेग हमारा कैसा हो गया, सदिश, सदिश यानी कि वेक्टर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो चाल की भी इकाई मीटर प्रति सेकंड है, और वेग की इकाई भी मीटर प्रति सेकंड है। वहां दिशा नहीं लिख के बताते हैं, यहाँ लिखकर बता देते हैं। दूरी में भी, दूरी विस्थापन में भी यही है, दूरी की इकाई क्या होती है, मीटर होती है, और विस्थापन की इकाई भी मीटर ही होती है। दूरी में हम लोग दिशा लिखकर नहीं बताते हैं, लेकिन विस्थापन में दिशा लिखकर बताते हैं। तो इस तरह से आपने चाल और वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन पे अंतर, दोनों बातें सीख ली हैं। अब आ गए त्वरण पर। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। आप सब लोग जरूर देखे होंगे मोटरसाइकिल में एक जो दाहिनी तरफ होता है, इस तरह आप जब इसको बढ़ाते हैं ज्यादा तेज आवाज आती है। तो ज्यादा तेज आवाज क्यों आती है, क्योंकि आपका इंजन वहां पे ज्यादा जोर से काम करता है, और अगर आपने गियर लगाया हुआ है तो आपकी गाड़ी खूब जोर से भगती है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो दाहिनी साइड होता है, जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है और आप इसमें बैठ के मोटरसाइकिल चला रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, दायां, है ना, मतलब आगे की तरफ आप जा रहे हैं सड़क में, पूरा ये सीट वीट लगी हुई है, यहाँ पे पहिए नीचे, आप लोग बैठे हुए हैं, चल रहा है बढ़िया, ठीक है ना। तो ये जो दायां तरफ होगा, इधर क्या होगा, एक्सेलरेटर। ठीक, एक्सेलरेटर कहां से बना होगा शब्द, एक्सेलरेशन से।
अगर एक्सेलरेटर का हिंदी में मान लो हम लोग ट्रांसलेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, त्वरणकर्ता, है कि नहीं भाई, ये त्वरणकर्ता है एक तरीके से, तो त्वरणकर्ता, लेकिन कोई त्वरणकर्ता नहीं बोलता, सब कोई एक्सेलरेटर ही बोलता है ना, कुछ लोग एक्सीलरेटर बोलते हैं, लेकिन सही तरीका होता है एक्सेलरेटर, ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये क्या करता है, आपके वेग को बढ़ाता है। अगर आप इसके काम इधर उमेटते हैं तो वेग तेजी से बढ़ता है, और अगर आप वापस करते हैं तो वेग घटने भी लगता है। जब आप इधर एक घड़ी टाइप की लगी रहती है ना, ये घड़ी की हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। ये घड़ी क्या करती है, आपकी स्पीड बताती है ना, घड़ी का कांटा ऐसे ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जब आप इसको ऐसे ऐंठते हैं तो कांटा आपका आगे की तरफ जाता है, यानी त्वरण होता है। तो अब त्वरण का क्या काम है, वेग परिवर्तन। एक्सेलरेटर का क्या काम है, वेग परिवर्तन करवाना, चाहे वेग बढ़ा दें और चाहे वेग कम कर दें, दोनों तरीके से एक्सेलरेटर का काम क्या है कि किसी तरह स्पीड चेंज करते रहना। रुकी गाड़ी को तेजी से भगाना है, भाई आपने स्टार्ट की गाड़ी, रुकी गाड़ी को आगे ले जाना है, तो वेग क्या हुआ, 0 से लेके 40, 50, 60 तक जाएगा। अगर आप बहुत तेज चल रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद चाचा जी का घर आने वाला है, तो फिर आप क्या करेंगे कि अपने त्वरण की मदद से अपने वेग को कम करेंगे, है ना, एक्सेलरेटर की मदद से वेग को 60 से वापस 0 तक लाएंगे, क्योंकि चाचा जी के घर पे रुकना है ना, नहीं तो घर पार हो जाएगा, तो वैसा नहीं करेंगे। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन करवाना है इसका काम। तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं त्वरण। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, ठीक है। अब इसको वेग दर का मतलब जब भी हो जाएगा बच्चों, तो हम लोग समय से भाग दे देंगे, ठीक है। दर का मतलब समय से भाग दे देंगे। अरे दर भाई पैसे के हिसाब से भी तो होता है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है 40 रुपए दर्जन केले में, ठीक है, तो आप नहीं बोलते 40 रुपए दर्जन केले मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 40 रुपए प्रति दर्जन, ऐसे लिखा जाता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि यही केले का क्या है, रेट है, यही केले की क्या है, दर है। तो बगल में नहीं लिखना चाहिए, उसको नीचे लिखना चाहिए, ऐसे लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। तो जब दर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग रुपया खर्च कर रहे हैं तो केले मिल रहे हैं, ठीक है। तो और उसी तरह यहाँ पे हम लोग टाइम खर्च कर रहे हैं तो हम लोगों को स्पीड मिल रही है, या टाइम खर्च कर रहे हैं तो हम लोगों को त्वरण मिल रहा है, ठीक है। तो वेग परिवर्तन, तो इसका मतलब मान लीजिए कि कुछ प्रारंभिक वेग होगा, आप किसी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ऋजु रेखा में चल रहे हैं, तो इस पूरी यात्रा में आपका प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग v था, ठीक है। सारे नाम भी मैं लिख दूंगा, ठीक है। u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है। तो क्या हुआ, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे, वही वेग परिवर्तन होगा, ठीक है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। देखिए आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे वेग लिखा है, मैंने यहाँ पर चाल नहीं लिखा, तो इसीलिए याद रखिएगा त्वरण जो है वो वेग पे निर्भर करता है, चाल पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे कुल समय, ऐसे होता है। तो अंतिम वेग कितना है, v माइनस u, और समय क्या है, t। त्वरण को भी हम लोग क्या करते हैं भाई, एक्सेलरेशन है तो a से जता देते हैं, तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, at बराबर v माइनस u, और हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। और मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। इसे बोला जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि अभी बता रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
हिंदी में क्या कहेंगे? गति का पहला, बोलो भाई, गति का पहला समीकरण। ठीक, तो अब ये फॉर्मूला आपने गति का पहला समीकरण के हिसाब से सीख लिया है, लेकिन ये भी आपको रट लेना चाहिए कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर है। कैसे याद करेंगे? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, u हो गया प्रारंभिक वेग, v हो गया अंतिम वेग, और t हो गया कुल समय या केवल समय भी आप लिख सकते हैं, और उसके बाद a हो गया त्वरण। ठीक, अब उसके बाद जैसे यहां से लेके यहां तक गए होंगे तो हम लोग ने पूरी यात्रा भी तो तय की है। ये यात्रा की लंबाई क्या है? s है। तो इस s का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये भी जरूर आपने सुना होगा। ये क्या हो जाएगा? गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, और वैसे इनका प्रूफ भी होता है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सरकारी नौकरी में कोई चीज प्रूफ करने को आती नहीं है, तो इसलिए मैं वो पार्ट स्किप कर रहा हूं। और उसके बाद एक और आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे s क्या होता है? कुल दूरी, या दूरी ना बोले, विस्थापन बोले ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में होता है। हालांकि सब कुछ स्ट्रेट लाइन में ही होता है, हमेशा ऋजु रेखा में ही होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर वेग की जगह जब स्पीड भी बोलते हैं तो काम चल जाता है। हम लोग यहाँ पे चाल बोल सकते हैं, और विस्थापन की जगह हम लोग दूरी बोल सकते हैं। सवालों में कई बार ऐसा लिख के आ जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप वेग और विस्थापन ही बोलिए। अच्छा, तो अब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो ये कौन सा है? ये इसी तरह लिखेंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन मैं केवल इतना ही लिख रहा हूं। ये है दूसरा समीकरण, और ये है तीसरा समीकरण। ठीक है, तो सबको नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग मंदन की तरफ। मंदन भी वेग परिवर्तन की ही दर है। मंदन को अंग्रेजी में कहते हैं रिटार्डेशन। यहां पे लेकिन क्या हो रहा है कि गाड़ी रुक रही है, तेज, अभी तेज है लेकिन बाद में रुक जाएगी। त्वरण में क्या होता था? गाड़ी अभी रुकी हुई है या धीमे है, बाद में तेज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले धीमी गति को बढ़ाकर हम लोग तेज गति में जा रहे हैं, तेज गति ना बोलने से वेग बोले, धीमा वेग और तेज वेग, है ना, कम वेग, अधिक वेग, चाहे जैसे आप बोले। ठीक है, स्लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, है ना। इस तरह की स्थिति में जब हम लोग जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये स्थिति कैसी है? त्वरण की। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग ऐसे लिख लें 10 किलोमीटर प्रति घंटा से मान लो हम लोग 60 किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? त्वरण ले रहे हैं। अब उसी के बाद अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? मंदन में जा रहे हैं, तो मंदन में क्या हो जा रहा है? हम लोग तेज वेग से धीमे में जा रहे हैं। धीमा वेग। तब क्या हो रहा है? हम लोग मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे कम होते होते हम लोग 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहे हैं। कुछ भी वैल्यू, मतलब शुरू में कम है बाद में ज्यादा है तो त्वरण, शुरू में ज्यादा है बाद में कम है तो मंदन। तो अब हम लोग मंदन में आ रहे हैं। तो मंदन की स्थिति में हम क्या कह रहे हैं कि हम लोग u जो है 50 है और v 5 है,
यानी कि पहले वाला बड़ा है। तो परिवर्तन जब लेते हैं तो हम लोग बड़े वाले को पहले कर लेते हैं, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा u माइनस वी। ठीक है, इसको भी a से ही बता दे रहे हैं क्योंकि r लिखने में फिर दिक्कत होगी। ठीक है, और डिवाइड बाय t से भाग दिया था हम लोगों ने पिछली बार, तो 80 बराबर u माइनस वी हो गया। तो v को उस तरफ पहुंचा दो, 80 को इस तरफ पहुंचा दो, तो v इज इक्वल टू u माइनस 80 हो गया। तो ये भी देखिए इसी की तरह दिख रहा है, त्वरण की ही तरह दिख रहा है, लेकिन a की जगह माइनस a आ गया, और a का माइनस साइन ही अपने आप में बता रहा है कि ये क्या है, मंदन। ठीक है, तो अब यहाँ पे और जो इस तरह के आएंगे वो कैसे आ जाएंगे, उनको भी लिख लेते हैं। आप हर जगह जहां जहां a है, a की जगह माइनस a करना और कुछ नहीं करना। तो ये त्वरण के हिसाब से गति के 3 समीकरण हैं, फिर मंदन के हिसाब से गति के 3 समीकरण क्या होंगे, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। तो ये मंदन के हिसाब से समीकरण। ठीक है, तो इन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, खाली जगह है काफी, कि भाई अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है उसके आधार पर जो दूरी है और विस्थापन है, ये दूरी क्या है, स्केलर है यानी कि अदिश है, और ये क्या है, सदिश। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, वेग और चाल में अंतर, तो यहाँ पे चाल लिख लें, और वेग। फिर क्या सीखा था हम लोगों ने, चाल अदिश है और वेग सदिश। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, त्वरण और मंदन। लेकिन ये याद रखिएगा, त्वरण और मंदन केवल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परंतु त्वरण भी सदिश होता है, और इसीलिए मैं इसको इस तरह नहीं लिख रहा हूं, त्वरण भी सदिश है और मंदन भी सदिश है। तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, जैसे कि दूरी अदिश राशि है लेकिन उसका सदिश मित्र जो है, देखिए दूरी और विस्थापन आपस में मित्र ही है, इनमें कोई, इसको भी मीटर में नापते हैं, इसको भी मीटर में नापते हैं, इसमें दिशा नहीं है और इसमें दिशा है, और चाल की भी सहेली है ना, वेग, तो वो क्या है, ये किसमें नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, ये भी नापते हैं मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पे दिशा नहीं है, यहाँ पे दिशा है, लेकिन त्वरण और मंदन आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, और विरोधी हैं फिर भी सदिश और सदिश दोनों। इसीलिए त्वरण जैसी कोई अदिश राशि नहीं होती। एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं कि वेग जैसी अदिश राशि क्या है, तो हम लोग बोलेंगे चाल, और विस्थापन जैसी अदिश राशि क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी। उल्टा बोल सकते हैं, चाल जैसी सदिश राशि क्या है, वेग, लेकिन हम लोग त्वरण जैसी अदिश राशि बोले अगर, तो बोलेंगे कुछ नहीं। ठीक है, मंदन जैसी अदिश राशि क्या है, बोलेंगे कुछ नहीं। आई बात समझ में? तो इसीलिए देखिए, दूरी को ऐसे दिखाया जाता है और विस्थापन को ऐसे दिखाया जाता है, डी, और डी के ऊपर एरो। ठीक है, ये दूरी हो गया डी, और ये हो गया डी के ऊपर एरो। एरो अपने आप बता रहा है कि हाँ भाई दिशा है, और चाल जैसे स्पीड को एस दिखाते हैं, वेग को वी करके दिखाते। त्वरण में एक्सेलरेशन में भी ऐसे एरो होता है, या मंदन में रिटार्डेशन में भी एरो होता है। कुछ विदेशी किताबों में क्या करते हैं वो लोग, ए में उल्टा साइन लगा देते हैं, लेकिन वहां तक हम लोग को नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मंदन में भी ऐसे ए करके सीधा लगा सकते हैं, या फिर आर करके ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो भारत की किताबें चलती हैं वहां पे त्वरण में ए वेक्टर ऐसे लगाते हैं, मंदन में भी ए वेक्टर ऐसे ही लगाते हैं।
तो ये जरूर समझ लीजिए कि कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है। ठीक है, अदिश का मतलब क्या होता है, स्केलर, और सदिश का मतलब क्या होता है, वेक्टर। ठीक है, तो सारे समीकरण भी हम लोगों ने त्वरण मंदन दोनों के हिसाब से कर लिए हैं। अभी तक जो हम लोगों ने त्वरण मंदन सीखा उसमें हमारी जो गाड़ी है वो बिंदु ए से बिंदु बी में जा रही है और जमीन में चल रही है ना, ऐसे जा रही है। और यहाँ पे वेग बहुत कम था, कम वेग से ज्यादा वेग की तरफ जा रहे हैं, तो त्वरण में आ रहे हैं ना। शुरू में कम वेग था और बाद में अधिक वेग आ गया, तो हम लोग किस में चले गए, त्वरण में चले गए। उसके बाद फिर हम लोग ने क्या किया भाई, बाद में हम लोग अधिक वेग से प्रारंभ किए और कम वेग की तरफ जा रहे हैं। ठीक, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग का जो कम वेग है वो इतना कम हो कि वो 0 हो जाए, है? तो उस केस में क्या हो जाएगा, u बराबर 0 रखिए और v बराबर जो भी है। अब यहाँ पे भी कम हो सकता है कि हम लोग गाड़ी को बहुत अधिक वेग से शुरू करें और ब्रेक लगाते 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 रोक दें। देखिए त्वरण क्या करता है, त्वरण कौन लाता है, एक्सेलरेटर, चलिए एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। तो त्वरण लाते कैसे हम लोग अपनी गाड़ी में, एक्सेलरेटर से त्वरण आता है। लेकिन मंदन किससे आता है, मंदन आता है ब्रेक से आता है ना। हम लोग जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकना शुरू हो जाती है। तो यहाँ अधिक वेग से हम लोग कम वेग में जा रहे हैं, तो जब कम वेग है तो v बराबर 0 हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तब क्या होगा, आप यहाँ पे u 0 रख दीजिए, तब कैसा हो जाएगा, v = 80 हो जाएगा। ठीक है, और s बराबर क्या हो जाएगा, 0 खत्म हो, u 0 खत्म कर देगा इसको, s बराबर हाफ 80² हो जाएगा। ये 0 खत्म हो जाएगा तो v² बराबर 2as हो जाएगा। सही है ना। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर -80 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, s बराबर, बोलो भाई, -हाफ 80² हो जाएगा। और यहाँ पे v² बराबर -2as हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब वैल्यू डालेंगे तो सब कुछ आपको सही से समझ में आएगा। असल में क्या होता है, a ही अपने आप में ऋणात्मक होता है, तो फिर v² फिर धनात्मक होके सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा, जहां पर हम लोग पड़ी लाइन में गति कर रहे हैं। फिर अब हम लोग खड़ी लाइन में करेंगे। खड़ी लाइन में कैसे करेंगे, मान लीजिए कि हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं, कैसे, ऐसे फेंकते हैं। तो जब ऊपर फेंकते हैं तो बॉल ऊपर, या पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं, तो वो बिल पर जाएगा और लौट के भी उसी रास्ते में आ जाएगा। यहाँ पर मैं अलग अलग 2 रास्ते बना रहा हूं चिमटा जैसा दिखाने के लिए, ताकि आपको दिखे कि हाँ भाई क्या हो रहा है। हाल असली में ये दोनों ही रेखाएं चिपकी हुई हैं और बिल्कुल एक ही रास्ते में हमारी गेंद ऊपर जा रही है और उसी रास्ते में नीचे जा रही है। तो अब ऊपर जाने की यात्रा में देखिए, अब यहाँ पर हम लोग पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला कर रहे हैं ना, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हमेशा एक त्वरण जो होगा वो नीचे की ओर होगा, जी जो है हमेशा नीचे की ओर होगा। चाहे बॉल ऊपर जा रही हो तब भी जी नीचे की ओर होगा, चाहे बॉल नीचे जा रही हो तब भी जी नीचे की ओर होगा। तो हम लोग पहले ये वाला रास्ता देखते हैं। जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो देखिए यहाँ पे विरामावस्था के, अच्छा पहले पूरी यात्रा समझ लें। जब आप बॉल नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब यहाँ पे आप बहुत तेज वेग से फेंकते हैं, ठीक है, यू से फेंकते हैं, और फिर धीरे धीरे वेग घटता जाता है। क्यों घटता जाता है? क्योंकि जी उसका विरोध कर रहा है, और घटते 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 v बराबर 0 हो जाता है। और फिर यहां से लौटते हैं जब, तो दोबारा ये u से ही नीचे जमीन में टकराती है, ऐसा होता है। ठीक है,
तो अब इस स्थिति में जब हम लोग देखते हैं तो शुरू में जब हम लोग फेंक रहे हैं बॉल को ऊपर, उस समय बॉल के ऊपर जाने का विरोध कर रहा है हमारा गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण मंदन की ओर ले जा रहा है ना। तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसी को यहां पे क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है। ठीक है, तो त्वरण की स्थिति में हम लोग फिर वही लिख लेंगे, लेकिन ए की जगह जी लिख लेंगे। तो u इज इक्वल टू v प्लस जी टी, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें मैंने u को इस तरफ क्यों रखा, मतलब कि यहां जो नीचे गिरने वाली वेलोसिटी है वो ज्यादा है और ये कम है, और गुरुत्वाकर्षण हमेशा उसका मदद कर रहा है। बल्कि आप v, क्योंकि जीरो आने वाला है, तो आप ये कर सकते हैं कि u बराबर gt पे आ सकते हैं, समझ सकते हैं आप। ठीक है, उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी यात्रा जो कितनी ऊंचाई अगर हमारी गेंद तय कर पाई है, ऊंचाई तय कर पाई है गेंद h, तो आप क्या लिखेंगे, h बराबर हाफ gt स्क्वायर। समझ में आया। और उसके बाद यहां पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, u स्क्वायर बराबर 2a, बोलिए भाई, दूरी की जगह आप h ले रहे हैं ना, 2ah हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे गिरने वाली यात्रा में ये चलेगा, ठीक। और नीचे से ऊपर जाने वाली यात्रा में बिल्कुल इसका उल्टा चलेगा, u इज इक्वल टू माइनस जी टी, है ना, h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ah। अभी इस पर बेस्ड और भी सवाल मैं कराऊंगा, तब आपको ये चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। इतना सब याद करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरा सजेशन ये है कि हम लोग सब कुछ इसी से सॉल्व करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो सारी चीजें हमेशा प्लस ही लेकर मैं सॉल्व करूंगा, और तब भी आपको आंसर देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए, सवाल आपके सामने है, एक गेंद 80 मीटर ऊंची इमारत से नीचे गिराई जाती है, कितने समय में वह गेंद जमीन का स्पर्श करेगी, मतलब ये ऊपर से नीचे यहां तक आ जाएगा। अब यहां पर बच्चों क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, जब ये लोग बोल रहे हैं गिराई जाती है, तो गिराई जाती है का मतलब ये होता है कि हम लोग बॉल ऐसे लेके बस छोड़ दे रहे हैं, बॉल ऐसे फेंक नहीं रहे हैं। अब ऐसे लेकर नीचे छोड़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसका प्रारंभिक वेग 0 है। इसका मतलब क्या है कि वो विरामावस्था से नीचे जा रही है, मतलब ठीक है। तो इसका बिना लिखे आप यहां पे समझ लीजिए कि विरामावस्था है, इस स्थिति में यहां पे विरामावस्था है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है बच्चों, u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड है कि नहीं, है ना। यहां से जब गिरा रहे हैं तो 0 मीटर प्रति सेकंड है, और v बराबर आपसे पूछा गया है नहीं, कितना समय पूछा गया, तो v तो हमें पता भी नहीं है। जब ये यहाँ पे नीचे गिरने वाली होगी तब क्या वेग होगा हमें पता नहीं है, ठीक है। s बराबर हमें 80 मीटर पता है, t बराबर हमसे पूछा गया है। अब एक चीज और है जो क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको अपने आप आना चाहिए, क्या, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सरकारी एग्जाम में इस तरह के बहुत बार सवाल आए हैं, हर तरह के पेपर में, रेलवे में ऐसा बहुत आता है और डिफेंस के पेपर्स में ऐसा बहुत आता है बच्चों, कि केवल आपको एक आंकड़ा दे दिया जाएगा कि 80 मीटर से बॉल फेंकी जा रही है, बताइए कितनी दूर। तो आपको लगेगा कि यार फॉर्मूलों में तो बहुत चीजें चाहिए होती हैं, और यहाँ पे कोई दिया ही नहीं हुआ है, तो हम कैसे करें। यही समस्या आपको लग रही होगी ये सवाल करते हुए भी, ठीक है।
तो अब देखिए इस क्वेश्चन में यही है कि 80 मीटर दे दिया गया और g बराबर 10 या 9.8 आपको स्वयं समझना था, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिया। तो 9.8 रख के अपनी कैलकुलेशन में माथा बच्ची बढ़ाने से अच्छा है आप 10 ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो g बराबर 10 भी एक तरीके से आपको दिया हुआ है, g बोलो चाहे a बोलो एक ही बात है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हाँ, ये मैंने थोड़ा नहीं बताया कि त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। जैसे हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा, दूरी पढ़ी, तो दूरी की इकाई क्या होती है, मीटर। और फिर हम लोगों ने वेग पढ़ा, वेग की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। फिर हम लोग ने त्वरण पढ़ा, तो त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब अपने सवाल पे आते हैं, कितने समय में गिरी, एस दिया हुआ है, तो या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और या तो ये वाला फॉर्मूला। भाई एस जब दिया हुआ है तो किसी काम की वजह से दिया होगा ना, तो या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। एस दिया गया है और पूछा क्या गया, टाइम टी पूछा गया है, तो यार इस वाले में तो टाइम है ही नहीं, तो ये यूज नहीं होगा, फिर तो पक्का है यही यूज होने वाला है। बस इस तरह से आप निर्णय लेंगे कि तीनों में से किसका सवाल, किसको इस्तेमाल करके हम लोग सवाल को हल कर सकते हैं। तो S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S कितना दिया हुआ 80, U कितना है 0 और हाफ कितना है हाफ, है ना, और A कितना है 10 और ये कितना है टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 को उधर ले जाइए, 80 गुणा 2/10, ये है टी स्क्वायर के बराबर। अब बस 8 दूनी 16, टी स्क्वायर बराबर 16 आएगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 4 सेकंड। टी बराबर -4 सेकंड भी आएगा, लेकिन यार टाइम ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसलिए टी बराबर 4 सेकंड ही हम लोग रख लेंगे। वैसे तो +-4 होता है, मतलब टी स्क्वायर बराबर 16, तो टी बराबर +-4 आएगा, लेकिन हम लोग केवल प्लस वाला लेंगे क्योंकि समय जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो टी बराबर 4 सेकंड आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं कि केवल 80 आपको दिया गया था, आपने मदद ली जी की, आपने खुद से समझा विरामावस्था का मतलब 0 है, और आपने सारी चीजें निकालकर यहाँ पर रख दी। ठीक है, तो इस तरह से काफी सवाल आते हैं जहां पर केवल एक आंकड़ा देकर आपसे बाकी चीजें पूछी जाती है। अब इसी में मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाता, ये भी आसान सवाल होता। कठिन सवाल ये होता कि बताइए जब गेंद जमीन का स्पर्श करने ही वाली थी तब उसका वेग क्या था, जमीन का स्पर्श करने के जस्ट पहले उसका वेग क्या था, यानी कि आपसे अंतिम वेग पूछा जा रहा। तो अब आपको t पता है, तो अब तो आप हीरो हैं, v = u + at। जब टाइम ही आपको पता है तब तो आप आराम से कर लेंगे। u क्या है भाई 0 है, a क्या है 10 है, और टाइम t क्या है 4 है, t 4 निकाल चुके हो ना, तो बस 4 यहाँ आ गया। तो v बराबर कितना हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमारी गेंद का अंतिम वेग 40 मीटर प्रति सेकंड होता। ठीक है, इसी चीज को आप जैसे मान लीजिए आपसे टाइम पूछा गया, फिर v पूछा गया, 2 सवाल दिए गए, तो आप ये करिए फिर ये करिए। अगर आपसे सिर्फ वेग पूछा जाता तब आप क्या करते, या तो आप ये दोनों करते या फिर आप इसका सहारा लेते। ठीक है, जब आपको टाइम से लेना देना ही नहीं है, आपसे यहाँ क्वेश्चन इतना ही दिया रहता है, एक गेंद 80 मीटर ऊंची इमारत से नीचे गिराई जाती है, जमीन पर पहुंचने से पहले या जमीन का स्पर्श करने से पहले उसका वेग क्या होगा। ऐसी स्थिति होती तब आपको क्या होता, आपके पास ये स्थिति होती, u दिया हुआ है, v पूछा गया है, s दिया हुआ है, टाइम से लेना देना है नहीं, a और t है। तब हम लोग कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, तब हम लोग ये वाली लगाते हैं। तब कैसे करते हैं, देखिए v² = u² + 2as। v हमसे पूछा गया है, u हमें मालूम है 0 है, 2a 10 है, s 80। तो v² कितना हो जाता
8 दूनी 16 और 2 जीरो, v स्क्वायर बराबर 1600। तो v बराबर अंडर रूट 1600, v बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो v आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। टाइम अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। टाइम और v दोनों निकालना है तो आप पहले टाइम निकालिए फिर v, चाहे जैसे करिए। तो देखिए ये दोनों आंसर सेम आ गए, चाहे जैसे करिए। अब v निकालने के 2 रास्ते बता दिए मैंने, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह और भी सवाल हैं, वो लोग क्या करते हैं, बस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है इस तरह परिवर्तित करते रहते हैं कि जिससे कि आपका आंसर सही आता जाए। अब मेरा सवाल ये है कि आप बिल्डिंग को केवल बदल दीजिए, 80 की जगह आप कर दीजिए 320 मीटर, और कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर बताएं। उत्तर आपको क्या बताना है, कितना टाइम लगा और अंतिम वेग कितना होगा। ठीक है, अभी सारी कैलकुलेशन 80 के हिसाब से हुई है, आपको क्या करना है 320 के हिसाब से करके बताना है।